नमस्कार दोस्तों। आसाराम बापू के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक ज़माने के ऐसे बापू थे जिनके भक्तों की संख्या बताई जाती थी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा पूरे भारत में उनके भक्त थे। उनका एक ऐसा ज़माना था कि देश के बड़ा प्रधान हो या अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर, बड़े बड़े ऑफिसर्स या बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सभी लोग उनके चरणों में घिरे रहते थे। सभी लोग उनके प्रवचन में जाया करते थे। लेकिन इतने बड़े बापू होने के बावजूद भी अचानक से ऐसा तो क्या हुआ कि वो नाबालिग लड़की के रेप केस में आज तक जेल में कैद है। आज के इस वीडियो में हम आसाराम की जिंदगी की पूरी कुंडली के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध में एक परिवार था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था असुमल सिरोमलानी। ये वही लड़का है जिसको हम आसाराम के नाम से जानते हैं। लोग साल 1947 में बंटवारे के वक्त भारत में आते हैं। असुमल का बाप दारू बेचने का काम करता था। ये लोग भारत के गुजरात के अहमदाबाद में रहते थे। असुमल धीरे धीरे 14 साल तक खराब सोबत के कारण चोरी करता था और साथ ही में दारू भी बेचता था। और तभी असुमल की मुलाकात उस समय के महान बाबा गुजरात के नामी बाबा से होती है। उनका नाम था गुरु लीलाशाह महाराज। इनके साथ ही असुमल रहता है, थोड़े दिन गुजारता है इनके साथ। तब उसको लगता है कि दारू से ज़्यादा धर्म का धंधा ज़्यादा बेहतर है। तब वो धीरे धीरे खुद बाबा का चोला पहन लेता है। तब असुमल 1972 में अपना पहला आश्रम गुजरात के मोटेरा में बनाता है और यहाँ से ये धीरे धीरे फेमस होने लगता है और इसी के साथ अपना नाम भी बदलना शुरू करता है। असुमल से आसाराम बन जाता है। तब उनके फॉलोअर्स, उनके जो भक्त थे, वो आसाराम बापू कहने लगे और धीरे धीरे आसाराम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि 1980s में सिर्फ गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़ा प्रधानमंत्री, मिनिस्टर सभी लोग इनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे थे। और ये वो वक्त था आसाराम का जब उसके पास पूरे देश में 450 आश्रम बना लिए थे, 1700 बाल संस्कार केंद्र बना लिए थे, 50 बोर्डिंग स्कूल, 36 गुरुकुल, 1400 समितियां और 1000 अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी भी बना ली थी। आसाराम ने सिर्फ थोड़े ही सालों में अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था और ऐसा बताया गया है कि आसाराम ने हजारों एकड़ जमीन लोगों को धमकियां देकर उनसे छीन ली गई थी। और ऐसा भी बताया गया है कि आसाराम के पास 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी। पूरे भारत में उस समय इतनी प्रॉपर्टी किसी के पास भी नहीं थी। 1972 से लेकर 2008 तक इन 36 सालों में आसाराम देश का सबसे बड़ा बाबा बन चुका था। इन 36 सालों में आसाराम को जो करना था वो सब कुछ कर लिया था। लेकिन 2008 के बाद इन बाबा के दिन खत्म होने शुरू हो चुके थे, क्योंकि 2008 में आसाराम विवादों में आना चालू हो जाते हैं। होता यह है कि 2008 में इनके पहले आश्रम में यानी मोटेरा में 2 लड़कियों की मौत हो जाती है, जिनमें एक की उम्र 11 साल की थी और एक की उम्र 10 साल की थी। इन 2 बच्चियों की मौत पर जब अहमदाबाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इस आश्रम में जादू टोना हो रहा है और इन बच्चियों की मौत भी इन्हीं के कारण हुई है। ऐसे आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के ऊपर आरोप लगाए गए। लेकिन आसाराम के बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण आसाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इन 2 बच्चियों की मौत के बाद एक और ऐसी घटना देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम का एक गुरुकुल था और इसी गुरुकुल में रामकृष्ण यादव नाम के बच्चे की इसी तरह मौत हो जाती है। ऐसे दोस्तों 2-3 और घटनाएं देखने को मिलती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि इनके ऊपर भी जादू टोना हुआ है, जिनके कारण इनकी मौत हुई है। लेकिन आसाराम का उस समय इतना दबदबा था कि कोई भी आसाराम के खिलाफ FIR दर्ज ही नहीं हुई। और इसी तरह देश में न्यूज़ मीडिया के जरिए पता चलता है कि आसाराम के आश्रम और गुरुकुल में बच्चों की कैसे मौत हो रही है। और 2010 में आसाराम के ऊपर एक न्यूज़ मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि आसाराम अपने इस आश्रम में गुंडे को रखता है और आसाराम का लड़कियों के प्रति नजरिया बिल्कुल भी सही नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन हरिद्वार के गुरुकुल में किया गया था। उसके बाद न्यूज़ मीडिया वाले आसाराम के ढोंग एक्सपोज करने लगे। मीडिया में ये खबरें काफ़ी दिन तक चली, लेकिन फिर भी आसाराम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 2013 में आसाराम के गुरुकुल की लिस्ट बनाई जाती है और पता चलता है कि इन सभी गुरुकुल में 2008 से 2013 के बीच करीब 500 से 600 लड़कियां भाग चुकी थी। कुछ लड़कियां तो गायब भी हो चुकी थी और भागी हुई लड़कियों ने बताया कि आश्रम में उनके साथ न होने वाली चीजें होती हैं। ये बातें मीडिया को पता चलती है और धीरे धीरे ये खबरें वायरल भी होने लगती है। 2013 में आसाराम का हरिद्वार में एक प्रवचन होता है
प्रवचन में आसाराम की नज़र एक लड़की पर जाती है। वो लड़की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी। तभी आसाराम अपनी एक सेविका थी जिसका नाम था शिल्पी। वो शिल्पी को बोलते हैं कि इस लड़की को मेरे लिए तैयार करो और मेरे पास भेजो। तभी उस लड़की का आसाराम के पास भेजा जाता है। तब वो खुश होती है, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद वो लड़की अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ये लड़की शाहजहाँपुर की यूपी की रहने वाली थी। उसके बाद ये लड़की आसाराम के दिमाग में छा चुकी थी। उसके बाद आसाराम जोधपुर में अपने एक भक्त को फोन लगाते हैं। भक्त का नाम था शिवा। उसका जोधपुर में एक फार्म हाउस था। आसाराम उसको बोलते हैं कि वो जोधपुर में उनका प्रवचन ऑर्गेनाइज करें। जोधपुर में 3 दिन का आसाराम का प्रवचन कार्यक्रम शुरू करवाया जाता है और आसाराम के रहने की व्यवस्था फार्म हाउस में करी जाती है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिल्पी उस लड़की को तैयार करने की कोशिश करती है। तभी शिल्पी ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, तुम्हारी मदद सिर्फ आसाराम बापू ही कर सकते हैं। तभी ये लड़की मना करती है, लेकिन शिल्पी उसके माँ बाप को फोन लगाती है और उनको बताती है कि आपकी लड़की पर भूत प्रेत का साया है, तो इसको बाबा के पास जोधपुर लेके जाना पड़ेगा। तभी उसके माँ बाप भी मना करते हैं, लेकिन शिल्पी ये बात कह के उनको मना लेती है कि आप भी इस लड़की के साथ चल सकेंगे। तभी 13 अगस्त 2013 को ये लड़की अपने माँ बाप के साथ जोधपुर पहुंचती है और स्टेशन से ही आसाराम के लोग इन तीनों को फार्म हाउस पर ले जाते हैं। और 14 तारीख को आसाराम इन लोगों से मुलाकात होती है और आसाराम बताते हैं कि इस लड़की का उपाय हम 15 तारीख को करेंगे, 15 अगस्त 2013 को करेंगे। तब 15 अगस्त को आसाराम का रसोया जो कुक था वो उन तीनों के पास जाता है और कहता है कि बापू आपको बुला रहे हैं। थोड़ी देर आसाराम उस लड़की के माँ बाप के सामने लड़की के सिर पर हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी ये बताते हैं कि लड़की पर भारी भूत प्रेत का साया है, इसका इलाज अकेले में ही करना पड़ेगा। लड़की के माँ बाप मना करते हैं, लेकिन पास में बैठे आसाराम के लोग जैसे तैसे करके लड़की के माँ बाप को मना लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को आसाराम के साथ एक बंद कमरे में जाना पड़ता है, भेजा जाता है। उस कमरे में जाते ही आसाराम उस लड़की को बेड पर धक्का देकर सुला देते हैं और जबरदस्ती करना चालू भी कर देते हैं। वो लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो आसाराम उस लड़की को धमकी देता है कि अगर वो चिल्लाई या किसी को उसने बताया तो वो उसके माता पिता को जान से मार देंगे। और आसाराम ने इसी तरह उस लड़की का रेप किया। वो लड़की चिल्लाती रही, लेकिन आसाराम इतना क्रूर था कि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसके बाद वो लड़की और उसका परिवार शाहजहाँपुर अपने घर वापस जाते हैं। वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, वो सदमे में होती है, लेकिन 2 दिन बाद वो लड़की अपनी माँ के सामने अचानक रोने लगती है और उनको सब कुछ बता देती है। उसकी माँ भी अपने पति को बताती है। तब उस वक्त आसाराम का प्रवचन दिल्ली में रामलीला के मैदान में चल रहा था। तब वो लड़की और उसका परिवार दिल्ली रवाना होते हैं और रामलीला मैदान में पहुंचते हैं। पहले आसाराम के लोग इनको लेने आते थे, अब उनको आसाराम से मिलने भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद आसाराम के लोगों ने इन तीनों को वहां से भगा दिया क्योंकि आसाराम इनसे मिलना नहीं चाहता था। फिर देर रात होने के बाद रामलीला मैदान के पास कमला मार्केट पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाके उस पुलिस स्टेशन के एचएसओ से मिलते हैं। फिर एसएचओ से अपनी पूरी कहानी बताते हैं और वो बताते हैं कि इनके साथ ये घटना आसाराम ने करी है। तब वहां के एसएचओ ने एक बार शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और घटना जोधपुर की थी और ये लोग केस दिल्ली में कर रहे थे। फिर वो एसएचओ अपने डीसीपी को कॉल करके बताते हैं कि ये रेप केस है और आसाराम का हाई प्रोफाइल केस है। तब डीसीपी बताते हैं कि हम दिल्ली में एफआईआर तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी 0 एफआईआर कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की वो पहल थी जिसने आसाराम को एक्सपोज करके रख दिया था। उसके बाद 21 अगस्त को अगले ही दिन ये खबर मीडिया में आ गई। ये खबर वायरल होते ही आसाराम पर सवाल खड़े होने लगते हैं और आसाराम अचानक अंडरग्राउंड हो चुके थे। उसके बाद 0 एफआईआर जोधपुर ट्रांसफर करी गई और जोधपुर पुलिस लड़की से पूछताछ करने लगी और पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और लड़की से पुलिस को सारी बातें बताती है। फार्म हाउस कहाँ है और इस घटना में कौन कौन लोग हैं। उसके बाद लड़की का मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल में भी ये कंफर्म हो जाता है कि लड़की का वाकई में रेप हुआ है और ये रेप आसाराम ने किया है और आसाराम यहाँ पर गायब हो चुके थे। और उसके बाद जोधपुर पुलिस आसाराम को नोटिस जारी करती है और 29 अगस्त तक आसाराम को पुलिस स्टेशन हाजिर होना पड़ेगा, लेकिन आसाराम यहाँ पर फिर भी गायब रहते हैं। और आसाराम के बेटे नारायण साई बार बार मीडिया के सामने आके इन सभी बातों को झूठी बता रहे थे।
उसके बाद पुलिस आसाराम के अलग अलग आश्रमों में जाकर रेड डालने लगी। तब जाके जोधपुर पुलिस को एक टिप मिलती है कि आसाराम मध्य प्रदेश के इंदौर के एक आश्रम में छुपे हुए हैं और जोधपुर पुलिस यहाँ जाके आसाराम को दबोच लेती है और आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। आसाराम पर पोक्सो एक्ट लगाया जाता था, जिसके चलते जितनी हो सके उतनी सजा मिलने वाली थी और आजीवन कारावास भी हो सकता था। उसके बाद आसाराम और नारायण साई के खिलाफ 2 और लड़कियां सामने आती है। ये 2 बहनें सूरत की रहने वाली थी। इनका आरोप था कि आसाराम और नारायण साई ने दोनों ने मिलकर इनका रेप किया है। इनका कहना था कि मोटेरा आश्रम में ये घटना हुई थी और एक और आसाराम के खिलाफ बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। आसाराम तो जुडिशियल कस्टडी में थे ही, लेकिन 2 महीने बाद उनके बेटे नारायण साई को भी दबोच लिया गया और आसाराम के लोगों ने विटनेसों के ऊपर सूरत और जोधपुर में हमले भी किए। ऐसा भी बताया गया है कि आसाराम ने कुछ विटनेसों का मर्डर भी करवाया है। आसाराम ने कहीं पुलिस वालों पर हमले भी करवाए हैं और कुछ लोगों को गायब भी करा दिया गया है, जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। और ये लड़ाई कोर्ट में लंबी चलती है और ये लड़कियां जो न्याय मांग रही थी, फाइनली उनको न्याय मिल चुका था। नारायण साई को सूरत वाले केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और आसाराम को भी दूसरे जो सूरत वाले केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये कहानी थी भारत के बहुत ही बड़े ढोंगी आसाराम की और उनके बेटे नारायण साई की। दोस्तों, भक्ति तो जरूरी है, लेकिन जब भक्ति अंधविश्वास में तब्दील हो जाती है तब वो नुकसान करती है। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।